तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीख राहों में मारे गए। जब गुली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम। लब पे हर्फ़े गजल, दिल में किंदील गम। अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, देख कायम रहे इस गवाही पे हम। 65 साल पहले शुरू होने वाले उस सफर की मंजिल तो पाकिस्तान था, मगर इस सफर की बुनियाद एक ख्वाब था, आज़ादी का ख्वाब। और इस ख्वाब को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानी दी, इसकी मिसाल तारीख में मिल ही नहीं सकती। ये जो पीछे आपको बाब आज़ादी नजर आ रहा है, उसके बिल्कुल पीछे इंडिया कुछ फीट के फासले पर है। मगर ये फासला कहने को तो थोड़ा है, मगर इस फासले को कवर करने के लिए कितनी कितनी कुर्बानियां दी गई। कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि ये ख्वाब आंखों में लिए इस गेट के उस पार ही इस दुनिया से चले गए। वो सोचते ही रह गए कि हम ये एक आज़ाद मुल्क में जाएंगे। कितनी जानों की कुर्बानी के बाद पाकिस्तान हमें मिला था। ये कहानी अगर सुननी है तो मेरे खुसूसी मेहमानों से सुनिए। इस मट्टी में आज़ादी के लाखों मतवालों का खून शामिल है। आज़ाद वतन की धरती को चूमने की ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी, मगर उनका लहू इसी मिट्टी में शामिल हो गया। हर काफिला जो भारत से पाकिस्तान के लिए चला था, इसमें शामिल हर शख्स की एक कहानी थी। और इस तरह की लाखों कहानियां हैं जो आग और खून का समंदर उबूर करके पाकिस्तान पहुंचे। इन्हीं में बुलंदशहर की वकीला बेगम भी थी। 14 अगस्त 1947 को हिंदू बलवाइयों ने उनके घर वालों को धमकी दी कि वो अपना घर बार छोड़कर निकल जाए, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। सन 47 में हम जींद में थे और वहाँ से क्या नाम है, जब उन लोगों ने निकाला वहाँ से कि आप बस जाने लेके निकल जाएं। जब चले हम वहाँ से जगह जगह रुकते हुए, कभी रात कहीं रुके, कभी दिन कहीं रुके, फिर वहाँ से कह देते थे कि चले जाओ, फिर वहाँ से चले जाते थे। फिर वहाँ से बहुत लोग थे, काफिला बन के चला था। जब वहाँ पर आए क्या नाम है, हाजी रतन के मज़ार में, वहाँ भी हम लोग रुके हाजी रतन के मज़ार पे। फिर वहाँ से चले तो फिर वहाँ पर कि यहाँ से भी निकल जाओ आप, हमला हो गया था। फिर जैसे निकले तो निकलते के साथ ही सबको, असर का टाइम था, सबको ख़त्म कर दिया। उसमें से कुछ लोग बचे, कुछ लोग। वकीला बेगम इस सफर में अपना सब कुछ खो बैठी थी। उनके वालिद, वालिदा और एक भाई हिंदू हमला आवरों के हाथों शहीद हो गए। वकीला बेगम पर भी जालिमों ने सख्त तशद्दुद किया। ऐसे में एक स्टेशन मास्टर ने वकीला बेगम को पनाह दी, मगर बलवाइयों ने उसे भी मार डाला। छोटी थी मैं, 7 साल की थी। मेरे बहन भाई थे, भाई मेरा 1.5 साल का था। वालिद वालदा उनका आज तक पता नहीं है। बस हमारे वालिद जो थे उनके साथ 3 बहन भाई थे और मैं थी। और क्या नाम है, मुझे दूसरे ने ले लिया था, पड़ोसी ने, स्टेशन मास्टर ने। उसको ख़त्म कर दिया, उसका गला काट दिया बेटा, नीचे छुपाया, कहने लगे ये तुम्हें भी मार देंगे, मुझे मार दिया, तुम छुप जाओ। उसका सफ़ेद यूनिफॉर्म था और उसका बस ये गला कटा हुआ था, खून बह रहा था। फिर मुझे वो कहने लगे कि आप मुझे पानी पिलाओ बेटा। मैं पानी के लिए, बाग था जिसके अंदर हम लोग जाके छुपे थे, पानी लेने के लिए गई तो उन लोगों ने पानी भी बंद कर दिया था। तो वो मेरे पास रुमाल था, तस्बीह थी और एक पानी पीने का कटोरा था। कहने लगा बेटा ये कटोरे में पानी नहीं आया, ये जो आपके पास रुमाल है इससे भिगो कर लाओ और वो मेरे गले में, मेरे मुंह में डालो पानी। बहुत देर कहने लगे मैं लेके चलूँगा। मैं कहती रही अम्मी के पास जाना है, अब्बू के, छोटी में बैठी हुई रो रही थी उनके पास
कि भैया घर चलो। हम भैया कहते थे भैया घर चलो। कहने लगे बेटा मुझे मारेंगे, तुम्हें भी मार देंगे। जब थोड़ा शोर कम हुआ तो कहने लगे पानी, जहाँ से हम आए ना वहाँ पानी बह रहा है, तो वहाँ पर वाटर पानी देते हैं ना बाघ को। तो वो कहने लगे यहाँ जाओ और तुम ये कपड़ा भिगो कर लाओ। वो मैं कपड़ा लाई भिगो करके, मैंने उनके मुंह में डाला। पानी उनके मुंह में कहाँ गया, गले में, बस वो बेचारे खत्म। और मैं बैठी भी रो रही हूँ कि भैया घर चलो, मुझे अम्मी के पास जाना है, अब्बू के पास जाना है, भैया घर चलो। भैया तो खत्म हो चुके थे। 7 साल की मासूम बच्ची पर जालिमों ने बेपनाह तशद्दुद किया और उन्हें मारने की कोशिश की, मगर उन्हीं दरिंदों में से एक शख्स मसीहा बनकर सामने आया और नन्ही वकीला को अपने साथ ले गया। एक वो था, हिंदू था, कालमैन हमारे वालिद के 2 थे। तो एक वो हिंदू जो था ना, उसने मुझे देखा, उसने उठाया। कहने लगे अरे ये तो बच्ची हमारी है। वो आना जाना था हमारे घर, उन्होंने उठाया, मुझे बहुत प्यार किया। मैंने कहा मुझे अब्बू के पास जाना है। क्या अब्बू नहीं तो भेजा है, मुझे बुलाया है, बेटा तुम मेरे साथ चलो। तो वो मुझे लेकर के आए। तो जब उन्होंने मुझे उठाया तो और लोग कहने लगे ना इनको उठा के वहाँ डाल दो जमुना में। कोई कहता था जमुना में डाल दो, हाथ पैर बांध के डाल दो, कोई कहता था इसको भी काट दो। मुझे बहुत मारा, मेरे निशानात थे, मुझे जख्मी कर दिया था। बल्लम मुँह से कुचला, बांस के डंडे थे उनसे कुचला। मैं जेवर पहने हुई थी, वो सारा मेरा जेवर उतार लिया, बहुत मारा मुझे। फिर वो कहने लगे नहीं इसको कोई पता नहीं है, मेरे कोई बच्चा नहीं है, मैं इसको पालूंगा। 65 बरस पहले शुरू होने वाले उस सफर ने मुझे एक पहचान दी। मैं आज अपनी पहचान का तमगा सीने पर सजाए यहाँ खड़ी 14 अगस्त 1947 की सुबह को याद कर रही हूँ, और उन लाखों लोगों को भी जिनका कर्ज आज भी हम पर वाजिब है। वो जो लहू लहान कटी फटी ट्रेनों से बचकर निकल आए, उन्होंने इसी जगह पाकिस्तान की नई सरजमीन पर पहला सजदा किया था। इन सजदों के निशान ये जमीन अभी उठाई फिरती है, और शायद वही सजदे हैं जो आज तक आफियत बनकर इस मुल्क पर छाए हुए हैं। और हमने उन लोगों और उन सजदों को कभी भुलाना नहीं है। हमने उन लोगों को जो कि तारीक राहों में मारे गए कभी भूलना नहीं है। ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गैरूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर। जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है तो शीरीं है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन। सब नहीं कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें थी कि पिन्हा हो गई। यही वो खाक है जहाँ पर हमारे आबा अजदाद की मिट्टी मिली हुई है। आज जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मुझे याद आ रही हैं वो हजारों कहानियाँ जो कहानियाँ सुनने की ठानी है। कुछ ऐसी अफराद की कहानी आपको सुनाते हैं कराची में लाइन एरिया से। इसी सफर में दिल्ली की रहने वाली रजिया बेगम भी शरीक थी। अगस्त 1947 में जब दिल्ली में हालात खराब होना शुरू हुए तो उनके घर वालों ने उनकी शादी तय कर दी ताकि मजीद हालात खराब होने से पहले अपने फर्ज से सुबुकदोश हो सके। गंगा के नहान पे झगड़ा हुआ था हिंदू मुस्लिम में, वहाँ कत्ले आम हुआ था। यानी कि पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन हो रहा था कि आज बन जाएगा कि कल बन जाएगा। यहाँ तक नौबत थी, वहाँ से फिर ये मार कटाई चली है शुरू हुई है।
तो दुनिया जहान में तो हुई, लेकिन हमारे दिल्ली में आन के बोला। सब्जी मंडी में जब गदर मचार कत्ले आम हुआ है तो हम रहते थे नवाबगंज में गुड़ के मिल, वहां चली आए थे सब। तो बच्चों ने दरवाजों पे अपने रोके लगा के तान के तंबू के खड़े हो गए थे बंदूकें कि हम हैं या ये हैं, और हम लोग सब छत पे चढ़ गए थे। औरतों को कह दिया था छत पे चढ़ जाओ, और जो कोई वक्त हो तो छत से कूद के नीचे मर जाना, लेकिन हाथ में ना आना इनके। समझे? हम इस उस पे छत पे चढ़े थे और सब मुंडेर पे बैठे हुए थे इंतजार में कि खुदा न करे अगर कोई नीचे से आ गया बच बचा के तो छलांगे लगा देंगे। बेहतर है उनके पकड़ने से हमारी मौत बेहतर थी। चौदह अगस्त 1947 का दिन रजिया बेगम की जिंदगी में इस लिहाज से अहम था कि इसी रोज पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ और इसी रोज उनकी शादी हुई, मगर ये शादी खुशी के बजाय खौफ और दहशत के साए में हुई। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है, अगस्त का महीना था, और उसके बाद कौन सा महीना आता है? ईद के चांद 14 तारीख को मेरी शादी हुई है। ईद के चांद 14 तारीख को मेरी शादी हुई है। जब मेरी रुखसत हुई है, समझे हंसी की बात है कि मैं तांगे में बैठी थी और पुलिस वाले गालियां दे रहे थे कि दुनिया मर रही है और इनके शादी हो रही है। वहां से चलते चलते हम गाजियाबाद आए। मेरे से पहले एक बारात और आई, उसको सब फना फिल्ला कर दिया, कत्ल कर दिया। हमें खबर लगी दिल्ली वालों का कि भाई गाजियाबाद में ऐसा हुआ है। हमारी माँ तड़पती थी पूरी तरह से कि मेरी बच्ची की बारात गई है, वही ख़त्म हो गई। जब हम पहुँचे, हम बाद में पहुँचे हैं कोई आधा पौना घंटे के बाद, तो वो रोड वो सब साफ हो गया था। समझे? पता नहीं लग रहा था कि यहाँ कत्लेआम हुआ है। सिख थे, हिंदू थे। मुसलमानों की न जानो माल महफूज था और न ही इज्जतें। चलती ट्रेनों पर हमले किए जाते और मुसलमान लड़कियों को अगवा कर लिया जाता। रजिया बेगम ने इस सफर में दरिंदगी और वहशत के ऐसे कई मनाजिर अपनी आंखों से देखे। इतनी स्लो गाड़ी थी, 2.5 दिन में अटारी आन के पहुंची थी। जब अमृतसर पे आई है तो डोगरा थी हमारे साथ फौज, उनको खुदा गरक करेगा। उन्होंने जंग का एक खानदान घर हमारे डब्बे में था, उनकी एक लड़की थी, उसको ले गए नाबकार। समझे? अटारी से पहले अटारी पे आन के छोड़ा, उसका खाना खराब कर दिया उस बच्ची का। समझे कि सारी डब्बे में एक कोहराम मचा हुआ था। दी जिंदा उन्होंने वापस, लेकिन खाना खराब करके उसका। जब हम अटारी आए तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ बताया तो हंस रहे हैं लोग बाग। अम्मा ये तो मामूली बात है, कोई बात नहीं, जिंदा सलामत आ गई ना, जिंदा आ गई ना तुम्हारी बेटी। समझे? माँ रो रही पीट रही, बुरी हालत। आ गए अटारी से फिर लाहौर उतरे। लाहौर से हमें पता लगा तो हमारा भाई था कामू की मंडी में, लाहौर स्टेशन पे मालूम हुआ था। नहीं, हमें कोई पता नहीं था, हमारे से कोई खतो किताबत नहीं हो रही थी। अब समझ लो कितने दिन की मैं ब्याह ली थी। मुहर्रम का चांद मैंने आन के लाहौर में देखा है। ईद में मेरी शादी हुई है। मैं नहीं मिली अपने माँ बाप से, न मेरे माँ बाप का मुझे पता था, और अब तो खत्म हो गए। जहाँ पर सफ़र करने वाले चढ़े तो जिंदा हालत में थे, मगर जब वो ट्रेन पाकिस्तान में पहुंची तो वहाँ पे एक अंधोनाक मंजर था। वो
अजीब व गरीब किस्म का मंजर था। बहुत से लोगों को पता भी था कि जब वो इस ट्रेन में चढ़ेंगे तो शायद ज़िंदा नहीं उतरेंगे। ऐसे ही किसी डब्बे में हमारे आबा अजदाद में से कोई पूरी रात डरा सहमा बैठा रहा। हमें किसी ने ये भी कहानी सुनाई कि वो इसके नीचे छुप कर बैठे रहे कि कहीं और से दूसरे लोग ना आए और उनको मार ना दें। इसी तरह ट्रेनें भर भर के पाकिस्तान आई, और आई किस लिए? एक नए ख्वाब की तकमील देखने के लिए। आई किस लिए? नजरिया पाकिस्तान की तकमील देखने के लिए। पाकिस्तान को अगर फर्टाइल कहा जाता है तो एक चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं है, वो है जज्बा शहादत की कमी। इस मुल्क में इतने लोगों ने ना सिर्फ मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियाँ दी, बल्कि सबसे बड़ी कुर्बानी यानी अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं अभी आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगी जिनकी जब वो चले थे पाकिस्तान से तो वो 11 लोग थे, मगर जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो वो सिर्फ अकेले थे। शकूर साहब की कहानी सुनिए उन्हीं की ज़बानी। आज़ादी के मतवालों में मशरक़ी पंजाब के रहने वाले अब्दुल शकूर डोगर भी थे, जो चौथी जमात के तालिब इल्म थे और गलियों में अपने साथी बच्चों के साथ पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाते थे। मगर उन्हें क्या खबर थी कि सिर्फ चंद दिन बाद ही इस वतन के लिए उन्हें अपना सब कुछ लुटाना पड़ जाएगा। मैं उस वक़्त चौथी जमात का तालिब इल्म था। 1947 का ज़माना था और मुझे याद है कि हम वहाँ पर गलियों में नारे लगाया करते थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेके रहेंगे पाकिस्तान। उधर से हिंदू लड़के थे वो लगाया करते थे, हम आपस में गलियों में ये लगाया करते। लेकिन हमें क्या मालूम था कि इस पाकिस्तान को लेने के लिए मुझे और मेरी फैमिली को क्या कुछ ना देना पड़ेगा। हमें तकरीबन 1 माह के बाद, ये मुझे अभी याद है, 14 सितंबर की बात है, हमें ये याद दिलाया गया और हमें मजबूर किया गया कि नहीं, तुम्हारा ये पाकिस्तान नहीं है, तुम्हारा पाकिस्तान एक और है जहाँ तुमने जाना है। और वहाँ से 14 तारीख को, 13 तारीख को, बल्कि 13 सितंबर को हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द के गांव के जितने मुसलमान लोग थे वो हमारे गांव में आके जमा होने शुरू हो गए, क्योंकि वहाँ पर जो इर्द गिर्द के हिंदू और सिख लोग हुआ करते थे वो उन पर इतना तशद्दुद करते थे कि वो उनको वहाँ से, वो माइनॉरिटी में थे, वहाँ से वो निकल के जो नज़दीक तरीन मुसलमान का बड़ा गांव होता था वहाँ। रात को गांव के तमाम बुजुर्ग इकट्ठे हुए और फैसला किया कि जिस सरजमीन पर वो सदियों से आबाद थे, जिसमें उनके बुजुर्ग दफन थे, अब ये जमीन उनके लिए अजनबी हो चुकी है, इसलिए यहाँ से हिजरत कर लेनी चाहिए। ये क्योंकि बड़ा गांव था, बड़ा कस्बा था, मुसलमान इसमें कुछ थे, लिहाजा नज़दीक के गांव के तमाम लोग वहाँ आ गए और 3-4 दिन रहे, यानी 13 सितंबर 14 सितंबर को ये वहाँ रहे। और हमने देखा कि 14 सितंबर को इर्द गिर्द ऑल ऑफ ए सडन हमने सुबह को देखा कि हमारा सारा गांव जो है घेरे में आ गया है और इर्द गिर्द तमाम सिख, हिंदू और जो लोग थे दूसरी कास्ट कौमें थी, उन बंदूक, चीज़ें, भाले आए और वो हमारे गांव का अब उन्होंने मुहासरा किया हुआ था कि हम इसके अंदर एंटर, क्योंकि उनको ये था कि अब इर्द गिर्द के जितने मुसलमान भी हैं ना, वो जो कुछ भी पैसे टका चीज़ें लेके वहाँ गांव में आ गए और वो चाहते थे अब इनको लूटा भी जाए, इनकी बच्चियों को भी जलील किया जाए और इनको हिरासा भी किया जाए और इस पर कब्जा भी किया जाए। जी
इतनी नफरत फैल चुकी थी कि वो वहाँ से हमें बिल्कुल ये नहीं, वो बाकायदा गोलियाँ, लोग तो ये कहते हैं कि जो वो आर्मी भी वहाँ स्टेट्स की थी लेकिन उसका कोई शहादत या नहीं है, लेकिन वो उनके पास क्यों बंदूक के हमला बहुत ज़्यादा था, लिहाजा उनने मुहासरा किया। लेकिन हमारे भी बहादुर मुसलमान लड़कों ने और इन्होंने जो 2-4 बंदूकें मौजूद थी उन्होंने खूब उनका मुकाबला किया और उनको डिस्पर्स कर दिया, शाम को वो घर चले गए। रात अब हमें ख्याल ये आया कि अगले दिन फिर आएंगे, क्योंकि अब जब इन्होंने फैसला कर ही लिया है इस गांव को लूटने का और इसको तशद्दुद करने का, तो अब ये अगले दिन फिर आएंगे। तो हमारे बुजुर्गों ने, ख़ासतौर पर मेरे वालिद साहब ने, उनका नाम सुल्तान मोहम्मद डोगर था, वो माशाल्लाह उस गांव के बड़े मुदब्बर और बुजुर्ग कहलाते थे और ज़िम्मेदार थे, और सब हमारे, मुझे अभी तक याद है, हमारे डेरे पे सब लोग बड़े बड़े इकट्ठे हुए और शाम को कहने लगे कि जी बात यह है, जिनके पास बंदूकें थी लड़कों के पास, 2-4 के पास, 2 आर्मी रिटायर्ड थे, सूबेदार थे, उनके पास थी, एक वहाँ डॉक्टर थे, डॉक्टर अजमल, उनके पास 3-4 बंदूक। वो कहते जी हमारे पास तो चंद वो थी कारतूस थे और वो कारतूस अब ख़त्म हो गए, आज हमने चला चुके, हमारे पास तो कोई नहीं है, ये कल अगर आ गए तो हम तो एक भी नहीं चला लेंगे और ये लोग सारे के सारे गांव में एंटर हो जाएंगे और एंटर होने के बाद इन्होंने जो जलील हमें करना, लूटेंगे भी और हमारी बच्चियों की बेइज्जती भी करेंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि हम यहाँ से निकल पड़ें और निकल कर हमारे अपने साथ वाले किसी उसमें, साथ ही हमारे 12 मील के फासले पर एक स्टेट थी मालेर कोटला स्टेट। इट वॉज ए मुस्लिम स्टेट, उसका राजा जो था मुस्लिम था और वो पूरे 12 किलोमीटर हमारे फासले। फैसला ये हुआ कि रात को ही अंधेरे में ये फासला को लेट हुआ, करते 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 12 बज गए, तो 12 बजे फैसला बुजुर्गों ने ये कर दिया कि यहाँ से हम मूव कर दें रातों रात और उस मालेर कोटला में चले जाए, ताकि कम से कम अपनी बच्चियों को, अपने आप को और तो थोड़ा जो जेवरात हैं, पैसा, जो चीज़ विच यू कुड पिक अप, वो लेके चल पड़े। अब्दुल शकूर डोगर अपना सब कुछ खो बैठे थे। उनकी वालिद, फुप्पी और 3 भाई रास्ते में शहीद कर दिए गए थे। एक मैदान हशर था जो उस रोज बपा था। सड़क पे ये लोग जो रात को एक दिन पहले आए थे ना, वो सारे सड़क पे बैठे हुए थे। हमें पता था कि अगर हम सड़क के रास्ते से जाएंगे ये वहाँ सबको मारेंगे भी, लूटेंगे भी और बच्चियों को भी ये छीन के ले जाएंगे। हमने इसलिए कोई इधर को रास्ता, कोई इधर को रास्ता, कोई ऐसे जिसको जैसे मिला, जैसे पता, हालांकि इट वाज ओनली 12 किलोमीटर, तो फासला तो कुछ भी नहीं था, वो 2 घंटे में तय हो जाता, 3 घंटे में। लेकिन हमने देखा, जब मुझे भी याद है कि जब हम उठे हैं ना, तो वहाँ हमने हार्डली को 1-2 किलोमीटर की अगर दिन चढ़ गया। अब जब दिन चढ़ा है तो वो साथ यही लोग जो रात एक दिन पहले हमला करने आए थे ना, ये फिर उसके बाद उन्हें हमने खुद सुने, मैंने खुद सुने ढोल बजे उन गाँव में कि अच्छा वो आ गए हैं, आ गए, और जनाब फिर उन्होंने लूटना शुरू किया है। आई पर्सनली सॉ, यकीन करें फ्रीहा, कि उन्होंने एक नेज़ा लेते, ऐसे करते, बच्चे को ऐसे मारते, ऐसे फेंकते और जनाब वो कत्ल, और किसी बंदे को मार रहे हैं, किसी को वो मार रहे हैं, किसी को, और इसकी वो जेब तलाशी ले रहे हैं। और मेन ऑब्जेक्ट जो मैंने वहाँ नोट किया वो उनका लूटना था। मेन जो ऑब्जेक्ट था ना, नफरत वो भी थी मुसलमान अगेंस्ट हिंदू, वो भी तो वो अपनी जगह पे थी, लेकिन असल वो थे लूट रहे थे। और वो बच्चियों को पकड़ के, जो ज़रा थोड़ी सी जवान थी, उनको पकड़ के भी ले जा रहे थे मेरे सामने जी। मतलब अच्छा, वहाँ पर लाशें पड़ी होती थी, मैंने ये नहीं 2-4 को ऐसे देखा, उनके यहाँ उन्होंने तलवार मारी हुई है बेचारों में, और वो बच्चा वो वहाँ लेट गया। अब उसको कोई वो नहीं, अब अंदाज़ा करें कि वो बाद में कैसे मरा होगा। एक दिन पहले तक एक खुशहाल जमींदार घराने का बेटा बाप के साय से महरूम होकर नंगे पांव खाना लेने के लिए कतार में लगा हुआ था। ये अब्दुल शकूर डोगर की जिंदगी का एक ऐसा वाकया था जिसे याद करते हुए वो आज भी जज्बाती हो। This time check is brought to you by लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेट। एग्जैक्टली वही चीज़ थी, मैं खुद देखता हूँ, यानी सामने में मारते थे और खून निकल रहा होता था, पूछने वाला कोई नहीं था। ये उन लोगों से पूछें, हम लोगों से पूछें जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, और फिर यही नहीं हुआ, ये तो हो गया ना, चलो शहीद हो गए। मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से एक बहुत बड़े जिम्मेदार घराने का बच्चा था। एक दिन मैं सब कुछ था, शाम को अगले दिन जब मैं मलेर कोटले में पहुंचा हूँ, मुझे अब भी याद है, मलेर कोटले में पहुंचा हूँ तो वहाँ पर कैंप लगा हुआ था। जो लोग आ रहे थे ना, ये सब हम वहाँ कैंप में पहुँच रहे थे। वहाँ पर उसी मलेर कोटले के राजे ने वो देगें पकाई हुई थी, मैं उसी लाइन में खड़ा होकर आई यूज्ड टू हैव दिस, कि मुझे आपको खाने को दे।
आप अंदाज़ा करें कि एक बच्चा जो आज सुबह को ही वॉज एवरीथिंग, अगले दिन ना उसके पाँव में जूता है, ना पैसा है, ना कुछ है। और ये सिचुएशन इस तरह नहीं रही। हमारे पास तो कुछ भी नहीं जब पाकिस्तान आए। आज की नस्ल उन मुश्किलात का अंदाज़ा कर ही नहीं सकती जिसका सामना 1947 में हमारे बुजुर्गों ने किया। उन नाकाबिले फरामोश कुर्बानियों को याद रखना और उन्हें अगली नस्ल तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है ताकि उन्हें आज़ादी की कदर कीमत का एहसास हो सके। आज अगर मैं डायरेक्टर जनरल बना ना, इट इज़ ड्यू टू पाकिस्तान। हैड आई बीन इंडिया, ये हिंदू जो थे ना, ये हर देखो तिजारत में वो पास किए हुए थे, एजुकेशन में वो हर चीज़ सुपरवाइज। आपको इंडिपेंडेंट मुल्क मिला, आपको तरक्कियाँ मिली, आपको चीज़ें मिली, आपके ऐसे ऐसे लोगों को जनाब उस वक्त वो हुआ, ये अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। ये तो इसका, और फिर ऐसा मुल्क जिसमें दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, मुसलमान हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनको फॉलो करें, उनको चीज़ें करें। वो अफसोस ये है कि हमने उन लाइन्स पे मुल्क को चलाने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये अफसोस होता है कि हमने जिन कुर्बानियाँ दी, वही तो हमने जैसे पहले अर्ज़ किया, ये हमें तरसती, इनको तो पता ही नहीं ना। ये तो वो पैदावार हैं आजकल जो हुकूमत कर, सारे वो पैदावार हैं जो 47 के बाद पैदा हुए हैं। इस वक्त 47 वाला बच्चा जो है, जो हमारे वाले, वो तो है ही नहीं, किसी भी उसमें नहीं है, ना सर्विस में है, ना उसमें, ऑल स्टैंड रिटायर्ड। सारी उम्र दयानतदारी से वतन की खिदमत करने के बाद बुढ़ापे में आजमाइश उस वक्त आई जब उनके बड़े बेटे जो कि पुलिस में है खुदकुश हमले में जख्मी हो गए। मगर जिस्म जख्मी है तो क्या हुआ, हौसला तो जवान है। अगर आप एक सिंसियर हैं, डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं, तो अल्लाह ताला आपकी खुद ही मदद करता है। मेन जो है कि अगर पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है या पाकिस्तान की इकोनॉमिकल पोजीशन वो ठीक नहीं है, कि इंडिविजुअल बंदा खुद अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे और ये कहे कि मैंने मुल्क के लिए अच्छा करना है और इसका जवाब मैंने अल्लाह ताला को देना है कि जिस वजह से ये मुल्क बना है, तो उसमें कोई किसी किस्म की मेरी तरफ से कोई गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से कोई गलत एडिशन ना हो। पाकिस्तान की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई और भी बहुत से लोगों को आपको मिलवाएंगे 8 PM का खुसूसी प्रोग्राम। इस वक्त मैं वागा में मौजूद हूँ और बहुत ही यहाँ का इंटरेस्टिंग माहौल है, बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल यहाँ की यादाश्त हैं। वक्फे के बाद मज़ीद बात होगी। कीप वॉचिंग 8 PM विद फरिया इदरीस। वेलकम बैक। कौन सी ऐसी आंख है जो पाकिस्तान बनने की कहानी सुनते हुए आशिकवार नहीं होती? एक और ऐसी आंख की कहानी सुनिए उन्हीं की ज़बानी। जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये नेवी का एक न्यूज़ पैम्फलेट है। इसमें जिक्र है मार्टर्स नेवर डाई के अंडर शहीद महबूब अली चीफ पैटी ऑफिसर जॉइंट द नेवी, जो इन्होंने 21 अक्टूबर 1936 में नेवी ज्वाइन की और अक्टूबर 1947 में ये शहीद हो गए। मगर बहुत अरसे तक इनकी फैमिली ये समझती रही कि शायद ये मिसिंग है। आज इनके भाई, क्योंकि उनकी वालदा का तो इंतकाल हो चुका है, मगर उनके भाई बशीर साहब जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर है हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे पूछेंगे इस शहीद की कहानी। 3 अक्टूबर जब लाहौर से चले तो वाया अमृतसर बटाला पहुँचे। बटाला जाके हिंदू जो थे महाजरीन को उतारा और आई वॉज इन्फॉर्म के वो दे रिक्वेस्टेड टू गो फर्दर हेड। बटाला से आगे मेरा ख्याल है वो जाना, गुरदासपुर जाना चाहते थे हम, जो हिंदू मतलब कि ये उतार के ये मुस्लिम महाजरीन को लेने के लिए आगे जाना चाहिए। मेरा ख्याल है देयर डेस्टिनेशन वाज कादियान, वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने आगे जाने से उनको रोक दिया इस बात पे कि आगे रास्ते बंद हैं, आगे कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम अबाउट टर्न करके वापस चले जाओ वहाँ। तो उन्होंने काफ़ी वहाँ तकरार किया, ये किया, लेकिन इनके पास कोई चारा नहीं था। ये वहाँ पर रुक गए और उसके बाद ये वापस आ गए।
लेकिन उन्होंने क्या चालाकी की उन्होंने कि जब इनको अबाउट टर्न करने के लिए वापस करने के लिए भेजा तो बटाला शहर के दरमियान रास्ता बंद कर दिया इनका कॉन्वॉय का। उस पर बकौल नेवी के उन्होंने एडमिट किया है, एक्नॉलेज किया है कि हैवी फायरिंग वाज गोइंग ऑन नेवी की टास्क फोर्स पे और नेवी के महाजरीन के काफिलों पे हैवी फायरिंग वाज गोइंग ऑन। तो अपने कमांडर के हुक्म पर मेरा भाई नीचे उतरा कि रास्ता क्लियर करो। वो नीचे उतरा, उसने सारी ऑब्स्ट्रक्शन को हटाया, सबको ख़त्म करके, और कानवाई कहा कि भाग निकलो, जल्दी कर सकते हो। आखिरी मरतबा वो क्लियर करने के बाद कानवाई चला गया, नेवी जाने लगे। जब अपने ट्रक पर चढ़ने लगा तो ही वॉज शॉट डेड। तो बदकिस्मती से उसकी बॉडी वहीं छोड़ के आ गए और नेवी एक्नॉलेज कर रही है कि हम इसलिए बॉडी नहीं उठा सके कि बड़ी हैवी फायरिंग हो रही थी यहाँ। लेकिन बात यह जी कि उसी हैवी फायरिंग में मेरा भाई उतरा था। जिंदा कौमें अपने हीरोज को कभी नहीं भूलती, इसलिए आज भी वाघा बॉर्डर पर होने वाली परेड हमें अपने उन हीरोज की याद कराती है, जिनमें से चंद की कहानियां मैंने आज आपको सुनवा दी। आज यहाँ पर इतना शोर है, इतना हंगामा है, इतनी आवाज़ें हैं, इतनी खुशियाँ हैं, मगर मुझे वो तमाम आवाज़ें याद आ रही हैं। मुझे यकीन जानिए इस फ़ज़ा में उस खून तक की महक आ रही है। ये आप दरवाज़ा देखें, इसके पीछे से आपको इंडिया के नौजवान और लोग उतने ही पुरजोश नज़र आएंगे जितने पाकिस्तान के हैं। आप देखिए उनकी भी परेड का आगाज़ हो रहा है, साथ में सारे के सारे वहाँ पे बैठे उसी तरीके से एंजॉय करें जैसे यहाँ पर पाकिस्तानीज़ करें। और यही हमें बताया गया था, इस दरवाजे को पार करने वो लोग जो उधर ही रह गए वो यहाँ नहीं आ सके, और बहुत से लोग जो यहाँ आ गए उनको ये समझना है कि कितनी मेहनत से हमने ये मुल्क बनाया था। ये भी याद रखिए कि यही पाकिस्तान का मकसद था कि हम अपने घर में रहें, यहाँ एंजॉय करें, और वो लोग अपने घर में रहें और वहाँ एंजॉय करें। सादी सी बात है, मगर बड़ी मेहनत से ये मकसद हासिल हुआ है, ये बात याद रखिएगा। ये प्यारा परचम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कौन लोग नारे लगा रहे हैं मैं उनसे आपकी बात करवाती हूँ और पूछती हूँ कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आई हैं?
मैं वैसे तो लिया से आई हूँ, इधर लाहौर अपने सिस्टर के घर आई हुई हूँ और ख़ास तौर पे यहाँ वाघा पे आके तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है जिसकी हद नहीं। हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत और आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको लगता है कि लोग वक्त के साथ साथ पाकिस्तान का शायद भूल गए हैं मकसद? कभी कभार तो ऐसा फील होता है, ख़ास तौर पे जब हमारे सियासी लोग हैं उनके बिहेव की वजह से लगता है कि वो पाकिस्तान का मेन मकसद भूल गए हैं कि हमारी ज़िंदगियों का मकसद क्या था। लेकिन आप तो नहीं भूली ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर आकर तो ऐसे फील होता है कि हम कुर्बान हो जाए पाकिस्तान पर। बिल्कुल ऐसे दिल चाहता है। आपको कैसा लगता है, इतने सारे लोग थे इतने साल पहले जो यहाँ पर यहीं पर उनकी जानें चली गई, जो आगे तक जा ही नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ जो कुर्बानियाँ दी हैं वो लोगों को नहीं भूलनी चाहिए। स्पेशली बच्चों को लेके आना चाहिए, खुद आना चाहिए, स्पेशल इवेंट पे आना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे जवानों ने, अफसरों ने यहाँ कितनी जानें कुर्बान की और एक आम शहरी ने भी, गरीबों ने, बिल्कुल बिल्कुल सब ने। लेकिन लोग भूल जाते हैं, पता नहीं कुछ भी लगता है कि लोग भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? भूल कुछ इसलिए भी गए हैं कि हमारे लीडर्स का तो आपको पता ही है क्या बिहेवियर है, मुल्क के मसाइल हैं। लेकिन जब इस जगह पे आते हैं तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। बिल्कुल ऐसी फीलिंग्स होती है। अभी थोड़ी देर पहले बच्चे, लड़के, यंग नेशनल सॉन्ग्स लगे हुए थे, इतने इमोशनल भंगड़े डाल रहे थे। लेकिन जो कुछ भी है, अपने मुल्क से अच्छी कोई जगह नहीं होती। क्या लगता है ये सब सेरेमनी देख के हमें पाकिस्तान का पैगाम याद है या भूल गए? बिल्कुल याद है, बल्कि इस तरह की सेरेमनी को देखकर तो और वलवला आता है और खून बढ़ जाता है। आपका बढ़ा था? बिल्कुल, क्यों नहीं। ऐसा क्या याद आ रहा था? वो लोग याद आ रहे थे जो यहाँ पे आने की ख्वाहिश लिए वहीं पे रह गए? हाँ खैर, कुछ तो अपनी वही रास्ते में ही मारे गए। हाँ बिल्कुल, उनको हम भुला तो नहीं सकते। उनकी कुर्बानियाँ जिन्होंने किया और जो हमारे सामने आ गए, और कुछ ऐसे थे जो वहीं पर रह गए। बहरहाल भूलता नहीं है। एक ऐसा इवेंट है जिसे मतलब हम लोगों का जो पाकिस्तान से मोहब्बत है वो बढ़ती है जी, बढ़ जाती है। आपको कैसा लगा देखकर? बहुत सुपर्ब एक्सपीरियंस था और यहाँ आके फील हुआ है कि रियल में पाकिस्तान का मतलब क्या है और हम वाकई पाकिस्तानी हैं और वो जो एक स्पिरिट पैदा हुई है ना, वो नाकाबिले बयान है। लेकिन हम भूल जाते हैं क्या ये स्पिरिट जब हम रोज़मर्रा के काम करें? नहीं, बल्कि अपने बच्चों को भी मैं तो बताती रहती हूँ कि आप पाकिस्तानी हो। बल्कि अभी पाकिस्तान पे वो कर रहे थे जिंदाबाद बड़े स्पिरिट के साथ और बड़े खुश थे। पाकिस्तान फ्लैग भी लिए इन्होंने बड़ी खुशी से। खुशकिस्मत है आपके बच्चे। क्या मैंने आज इन्हें ये भी लेसन दिया है कि ये फ्लैग नीचे नहीं गिरना चाहिए। आप देखें ये हमारे फौजी कैसे उसे बेबी की तरह लेके जा रहे थे। तो सारे बच्चों को ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान फ्लैग कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। बहुत आपने अच्छी बात की, थैंक यू वेरी मच। कि यकीनन पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसको नीचे नहीं गिरना चाहिए और ये बात हमें समझनी भी चाहिए। कुछ और लोगों से पूछते हैं, आप लोगों को कैसी लगी सेरेमनी? बहुत अच्छी लगी, बहुत एंजॉय किया। क्या फील क्या हो रहा था इस पाकिस्तान? अच्छा लग रहा था कि इतना अभी भी हमारे मतलब है लोगों में इतना एक्साइटमेंट है, पेट्रियाटिज्म है। तो अब क्या हम भूल जाते हैं पाकिस्तान के बारे में अपनी लाइफ में? लोग भूल गए हैं क्या? मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को वाकई इधर आके अपने बच्चों को स्पेशली दिखाना चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए भी है ज़रूरी। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, पाकिस्तान की मोहब्बत एकदम से वो फ्रेश हो गई दोबारा दिलों। लोग रोने क्यों लग जाते हैं? मैं देखी थी अक्सर खवातीन रो रही। अच्छा, शायद वो पुराना करके कि कितनी कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क हासिल करने के लिए, वही याद करके लोगों के दिलों में वो हो जाता है। यंगस्टर्स को तो ज़रूर यहाँ आके ये फील करना चाहिए क्योंकि हम आम रूटीन में तो भूल जाते हैं सब कुछ। यहाँ पे आके याद आता है। हाँ, यहाँ आके याद आता है और बहुत अच्छी फीलिंग होती है। कुछ और लेकिन कुछ लोग हैं ना जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, नजरिए पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। कौन लोग? नहीं, वो तो बहुत गलत करते हैं क्योंकि हम लोगों ने तो यही हमेशा शुरू से पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा मतलब जो भी पढ़ा है और सारी हमारी हिस्ट्री जो है वो यही शो करती है कि हमने बहुत कुर्बानी से और मेहनत से इस मुल्क को हासिल। इंडिया दोस्त हो सकता है? यहाँ आके तो नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात नहीं कि यहाँ आकर नहीं हो सकता। आपको कैसी लगी सर? बहुत अच्छी। क्या महसूस किया हुआ आपको? बहुत अच्छा कि हम पाकिस्तान हैं। हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया आपने? बिल्कुल लगाया। Is it the first time you're here? No. You keep coming? Yes, sure, of course. What do you feel when you're here? This is my country. This is my land. Pakistan Zindabad.
And do you feel that people have forgotten about Pakistan, why we had it, all that message that Quaid-e-Azam gave? Have you forgotten it? No, I don't think they can forget something like that. It's just who can forget who would forget that? I mean, yeah. So you live in Holland? Yes. So whenever you come here, you come to visit this place? Yes. Okay. And how does it feel? Like I'm home. Oh, like you're home. What's your name? Yasmin Mir. Okay, and when you're abroad, what do people say about Pakistan there? Do you feel proud of your identity? Yes, well, I'm very proud of being Pakistani. So they know when I go there, they're like all excited, like how was it and stuff like that. पाकिस्तान को क्यों बनाया था, हम भूल गए ये बात? नहीं जी, अगर भूल गए होते तो इतना जोश नजर नहीं आ रहा होता यहाँ पे। आपके ख्याल से हमें याद है अभी तक? बिल्कुल याद है, क्यों नहीं याद है। लोग क्यों कहते हैं पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, छोड़ छोड़ के क्यों जाए? मसाइल कहाँ पर नहीं है, आप अगर अमेरिका में चली जाएं वहाँ मसाइल है, यूएई में चली जाएं तो वहाँ अपने मसाइल हैं, वो अपने मसाइल को छुपा लेते हैं, हमारे बहुत खुले हैं, बस यही बात है। तो पाकिस्तान को अभी भी लोग वैसे ही समझते हैं जैसा इतने साल पहले? जो लोग बाहर रहते हैं वो सही कदर समझते हैं पाकिस्तान। बाहर रहती लगती मेरा जी बिल्कुल सही बात है। मैं जब से यहाँ बैठी हूँ मुझे बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि हम लोगों के अभी तक जज्बे देखें कैसे हैं, ये जज्बे बाहर नहीं नजर आते हैं कहीं पे भी। काश ऐसे ही पाकिस्तानी यहाँ के हुक्मरान भी हों। रोज आप पाकिस्तान पहन के रोज आते हैं, रोजाना आप ये थक नहीं जाते? मैं डेली जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह गरारे करता हूँ, अपने पाकिस्तान का नाम बुलंद करता हूँ। दिल मेरी जान भी जाती जाए अपने पाकिस्तान का नाम बुलंद करांगा। शाम के साए ढलने लगे, परिंदे घोंसलों को जाने लगे। इंडिया की तरफ बैठे हुए लोगों ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और वापस हो लिए और हम भी घर की तरफ चल दिए। उनका वतन था हिंदुस्तान और हमारी मंजिल पाकिस्तान। बस यही है हमारी कहानी। ट्रेन की ये जो दो पटरियां साथ साथ चल रही हैं, यही आगे तक जाकर भारत तक ले जाती हैं। मगर इतने साल पहले, तकरीबन 6 दहाइयों से ज़्यादा अरसा पहले की ये बात है, 1947 की, जब सफ़र हो रहा था तो लोग उस तरफ से इस तरफ आ रहे थे और उसी सफ़र की हम बात कर रहे हैं। इस तरफ से भी लोग उधर गए, मगर जो लोग यहाँ पर आए उनके ख्वाब क्या थे, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये दोनों तरफ जो पटरियाँ हैं ये साथ साथ चल रही हैं और ये बात कई दफ़ा ये मिसाल दी जाती है कि जितनी दूर आप मर्जी चले जाएं, ये पटरियाँ कभी आपस में मिलेंगी नहीं। और यही हमारा नज़रिया था। हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें जो साथ साथ तो चल सकती हैं मगर कभी भी आपस में मिल नहीं सकती।